बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा था एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रोनिक ल्यूकेमिया। उनकी डेफिनेशन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि फिर माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर को उनसे कंपेयर कर लें। सबसे पहले हमने पढ़ा एक्यूट ल्यूकेमिया। एक्यूट ल्यूकेमिया में क्या होता है? नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लास्ट विच आर प्रीकर्सर सेल्स ऑफ ऑल वाइट ब्लड सेल। फिर आए क्रोनिक ल्यूकेमिया की तरफ। क्रोनिक ल्यूकेमिया में क्या होता है? नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मिच्योर वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल नहीं बल्कि ओनली लिम्फोसाइट्स जो हैं जिनमें बी सेल और टी सेल होती है, मिच्योर बी और टी सेल की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। अच्छा, अब आते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। इनमें क्या होता है? माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में क्या होता है? नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ही होती है, लेकिन किन की होती है? ऑल सेल्स ऑफ माइलॉइड लीनिएज। माइलॉइड लीनिएज से जितने भी सेल बनते हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। माइलॉइड लीनिएज से कौन सी सेल बनती है? रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। इसके अलावा बनती हैं मोनोसाइट्स बनती हैं। फिर इसके अलावा बनती है ग्रेन्युलोसाइट्स बनती है। ग्रेन्युलोसाइट में आ जाती हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। फिर इसके अलावा बनती हैं इनसे प्लेटलेट्स। अच्छा, तो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में क्या हो रहा है? ये तमाम के तमाम सेल जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। अच्छा, एक बात ये होगी, एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझने वाली है, वो जो ट्रिकी बात वही है कि माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के अंदर जो असल प्रॉब्लम होना है वो होता है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल बनाते हैं माइलॉइड लीनेज वाले सेल, और दूसरे सेल इसने बनाने होती हैं लिम्फाइड लीनिएज के सेल्स। अच्छा, अब ये बताने का मकसद ये है कि प्रॉब्लम आई है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल के अंदर। अब हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है, जिसकी वजह से जो म्यूटेशन आई हुई है या डिसफंक्शन आया वो सिर्फ और सिर्फ माइलॉइड लीनिएज के सेल के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात समझने वाली। आगे जाकर जब हम कोई एक दो पॉइंट डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ये बात यूज होगी कि असल प्रॉब्लम है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल के अंदर, जिसकी वजह से माइलॉइड लीनिएज के सेल उनके अंदर कोई डिसफंक्शन आ रहा है, और फिर जो माइलॉइड लीनिएज के जितने भी सेल हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है। अच्छा, फिर एक दो और बात वो ये है कि माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के अंदर क्या हुआ है, उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस भी लिखी हुई है। कॉम्प्लिकेशन में दो बातें उन्होंने लिखी है। एक ये आता है कि इट कैन लीड टू हाइपर यूरिसीमिया प्लस गोड। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है और ये कैसे हाइपर यूरिसीमिया की तरफ और इसकी तरफ लेके जा रहा है? वो उसका जो मेन मैकेनिज्म वो ये है कि माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के अंदर क्या हुआ है, सेल जो है स्पेशली जो माइलोलीनिक सेल वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। जब उनकी जो प्रोडक्शन है इंक्रीज़ होगी तो उनका जो डेथ का रेट है वो भी इंक्रीज़ होगा, जिसे हम टर्नओवर कहते हैं। जब टर्नओवर इंक्रीज़ होगा यानी कि डिस्ट्रक्शन सेल की इंक्रीज़ होगी, तो सेल के अंदर सेल की डिस्ट्रक्शन होगी, जिनके अंदर सेल की न्यूक्लियस जो है उसकी भी डिस्ट्रक्शन होगी। साथ जब सेल की जो न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन होगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद न्यूक्लिक एसिड है वो ब्रेकडाउन होगा, और रिजल्ट क्या होगा? यूरिक एसिड रिलीज होगा। वो यूरिक एसिड जब कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा तो एज रिजल्ट क्या होगा? टाइम आ जाएगा जब यूरिक एसिड की जो यूरिन के अंदर जो सिक्रीशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि जो ऑल जो यूरिक एसिड ब्लड है उसको रिमूव कर सके। एज रिजल्ट यूरिक एसिड ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। और फाइनली जब ब्लड के अंदर ज़्यादा कम्युलेट होना शुरू कर देगा तो क्या होगा? यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाएंगे, और वो क्रिस्टल जो जॉइंट्स वगैरह के अंदर कम्युलेट हो जाएंगे, और ये जॉइंट्स की स्वेलिंग और पेन की तरफ लीड कर देंगे, जिसे हम गोड डिजीज़ कहते हैं। अच्छा, तो ये तो होगा किस तरीके से ये हाइपर यूरिसीमिया की तरफ और इसकी तरफ लीड कर रहा है। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर डिस्कस करने वाली है वो ये है कि इसके साथ साथ ही माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के अंदर बोन मैरो फाइब्रोसिस भी समटाइम हो जाती है। बोन मैरो फाइब्रोसिस, और इसके अलावा सम टाइम ये जो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है ये एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब हम इनकी जो टाइप्स हैं इनको डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ये दोनों बातें थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँगा कि किस तरीके से ये बोन मैरो फाइब्रोसिस की तरफ लीड कर जाता है और एक्यूट ल्यूकीमिया की तरफ लीड कर जाता है। अब हमने जनरल ओवरव्यू कर लिया माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर का। अब इसकी जो 4 टाइप्स है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथेमिया वेरा, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया और थ्रोम्बोसाइटोथीमिया, और जो माइलोफाइब्रोसिस है इनको बारी बारी स्टडी करते हैं। इनमें जो पहली डिसऑर्डर जो हमने स्टडी करना है वो है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। अच्छा,
अच्छा, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है, एक और जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के अंदर बेशक इसकी जो मर्जी टाइप जो भी टाइप हो, जो नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है वो तमाम माइलोइड लीनिएज सेल की हो रही है, यानी कि जितने माइलोइड लीनिएज के जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे, लेकिन जो हमने जो इसकी जो टाइप का नाम हमने दिया होगा वो उस बेस पे दिया होगा जो सेल सबसे ज़्यादा है। माइलोइड लीनिएज के ऑल सेल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वाला सेल इंक्रीज़ हो रहा है उस बेस पे हम जो टाइप है उसका नाम रख देंगे। अच्छा, अब क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया के अंदर क्या है, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ऑल माइलोइड लीनिएज सेल हो रही है, ठीक है, और जिसकी वजह से तमाम जो सेल्स हैं माइलोइड लीनिएज के वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिकली स्पेशली इसके अंदर कौन से सेल इंक्रीज़ होते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स है। अब ग्रेन्यूलोसाइट्स के अंदर स्पेशली जो बेजोफिल हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। अब बेजोफिल का आपने याद रखना है कि बेजोफिल भी इंक्रीज़ है, न्यूट्रोफिल इंक्रीज़ हो रही हैं, स्पेशली न्यूट्रोफिल इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन ग्रेन्यूलोसाइट के अंदर जो बेजोफिल है वो भी इनके अंदर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो क्रोनिक माइलोइड लीनिएज के अंदर जो सबसे ज़्यादा सेल इंक्रीज़ हो रहे हैं वो कौन से होते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स है। अच्छा, अब फिर दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस करना है कि इसकी जो काज क्या है, किस वजह से क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया हो रहा है। इसकी जो मेन रीज़न है वो है ट्रांसलोकेशन 922। इससे पहले जब हमने पढ़ा था एक्यूट ल्यूकीमिया का हमने दो टाइप पढ़ी, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। जो माइलोइड ल्यूकीमिया तो उसकी दो, जो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया तो उसकी दो टाइप से पढ़ी थी, बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और टी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अब जो बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है उसके अंदर भी साइटोजेनिक एब्नॉर्मैलिटीज़ में आ रही थी, ट्रांसलोकेशन 922 और दूसरी थी ट्रांसलोकेशन 1221। अच्छा, ये भी हमने रिवाइज कर लिया। अब इस ट्रांसलोकेशन के अंदर होता क्या है, क्रोमोसोम जो 9 है उसके ऊपर एक जीन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ABL, वो ट्रांसलोकेट हो जाता है क्रोमोसोम 22 के ऊपर 22 क्रोमोसोम के ऊपर ऑलरेडी BCR जीन प्रेजेंट होता है, और जब ये ट्रांसफर होगा तो BCR ABL की फ्यूजन हो जाएगी। सपोज ये हमारा कौन सा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 9, इसके ऊपर ABL जीन प्रेजेंट है, और ये दूसरा हमारा कौन सा क्रोमोसोम है, दूसरा हमारा क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर 22। अच्छा, इसके ऊपर जो प्रेजेंट है वो है BCR। अच्छा, अब होना क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है इसने इधर ट्रांसफ़र हो जाना है, नया जो जीन बनेगा वो इस तरह का कुछ होगा, यहाँ से इसकी हो जानी, यहाँ से होगा या क्रोमोसोम कट हो जाएगा। तो जो ऑलरेडी मौजूद ये BCR जीन तो ऑलरेडी आ गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होना है कि ये वाला जो एरिया है ये सारा यहाँ पे आके ट्रांसलोकेट हो जाएगा, सॉरी, ये ABL जीन आ गया। अच्छा, और ये बाकी उसका रिमेनिंग पोर्शन। अब ये जो न्यू क्रोमोसोम नंबर 22 बना है इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होंगे, जिनमें से एक ये है कि इस क्रोमोसोम की जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी। टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी ज़्यादा होने का क्या मतलब होगा, टायरोसिन काइनेज क्या होगा, इसकी वजह से जो सेल की जो सिग्नलिंग पाथवे है वो डिस्टर्ब होगा, सिग्नल जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, और वो सिग्नल कुछ पर्सन वो सेल की प्रोलिफरेशन भी इंक्रीज़ करवा सकते हैं, सेल का सर्वाइवल इंक्रीज़ करवा सकते हैं, सेल की डिफरेंशिएशन इंक्रीज़ करवा सकते हैं, अपोप्टोसिस को इनहिबिट कर सकते हैं। एज रिजल्ट इस ट्रांसलोकेशन की वजह से जो क्या उसका नाम माइलोइड लीनिएज के जो सेल है उनकी जो प्रोलिफरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और फाइनली इट कैन लीड टू क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। तो ये इसकी रीज़न थी। फिर इसकी आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में इसका आ जाता है एक जो स्प्लीनोमेगली है, यानी कि स्प्लीन की इनलार्जमेंट। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर डिस्कस करने वाली है वो ये है कि क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया CML इट कैन आल्सो बी ट्रांसफॉर्म इनटू एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया प्लस एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। मोस्टली जगह ट्रांसफ़र हो तो 2/3 केसेस में इसी में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन 1/3 केसेस में इसके अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, इसके अंदर एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, क्योंकि प्रॉब्लम किसके अंदर था, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल के अंदर प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से जो मिच्योर माइलोइड सेल थे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। अब क्या हुआ, अब ये होता है समटाइम ये होता है कि प्रॉब्लम जो है वो माइलोइड जो लीनिएज के जो प्रीकर्सर सेल है उनके अंदर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफर हो जाता है एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया की तरफ। लेकिन अगर ये जो प्रॉब्लम है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल की, वो दूसरी जो साइड है लिम्फाइड स्टेम सेल उन यानी कि जो लिम्फाइड स्टेम सेल जो है उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की तरफ ये लीड कर जाता है।
अच्छा, फिर एक और कंडीशन भी है जिसके अंदर जो वाइट ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल कहने का मतलब है जो ग्रेन्युलोसाइट्स है वो भी स्पेशली इंक्रीज होते हैं। बाकी हमने जितनी भी ल्यूकेमिया की कंडीशन पढ़ी है उनके अंदर जो ग्रेन्युलोसाइट्स है वो इंक्रीज नहीं हो रहे थे, सिर्फ क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के अंदर ग्रेन्युलोसाइट्स इंक्रीज हो रहे हैं। फिर इसके अलावा नॉर्मली एक और कंडीशन है जिसके अंदर भी ग्रेन्युलोसाइट इंक्रीज होते हैं, जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव ल्यूकोमाइड। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, किसी भी स्टिमुलस की वजह से, वो स्टिमुलस इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो कोई ट्रॉमा वगैरह भी हो सकता है, वो कोई हेमरेज वगैरह भी हो सकता है, वो कोई बर्न वगैरह भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब हमने इन दोनों कंडीशन को डिफरेंशिएट करना होता है। अब हमने देखा ब्लड के अंदर ग्रेन्युलोसाइट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं। अब हमने डिफरेंशिएट करना है कि वो ग्रेन्युलोसाइट किस वजह से इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो रेक्टिव ल्यूकोमाइड कंडीशन की वजह से हो रही हैं या फिर जो क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया की वजह से हो रही हैं। अब इनको डिफरेंशिएट करने के 3 चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी। एक तो ये है कि जब न्यूट्रोफिल नॉर्मली जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनके ऊपर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज, नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया की वजह से जो न्यूट्रोफिल बनेंगे उनके ऊपर ये नहीं होगा, ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा। फिर क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के अंदर ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व है 922। फिर इसके अलावा क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के अंदर जो बेसोफिल है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, जबकि रिएक्टिव ल्यूकोमाइड कंडीशन के अंदर बेसोफिल इंक्रीज़ नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा ये क्रोनिक ल्यूकोमाइड ल्यूकेमिया है या फिर रिएक्टिव ल्यूकोमाइड की कंडीशन है। फिर इसके बाद इसकी जो सेकंड टाइप है वो हम डिस्कस करते हैं। सेकंड टाइप क्या है, पॉलीसाइथीमिया वेरा। अच्छा, पॉलीसाइथीमिया वेरा वही पहली बात वही है कि न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ सेल ऑफ माइलोइड लीनिएज, लेकिन इनके अंदर जो सेल स्पेशली इंक्रीज होंगे वो कौन से सेल होंगे, वो होंगे हमारे आरबीसीज ने स्पेशली इंक्रीज होना है, जिसकी वजह से इसका नाम है पॉलीसाइथीमिया। फिर इसके अलावा जो बाकी ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे और जो प्लेटलेट्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे, लेकिन मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, रेड ब्लड सेल का इंक्रीज होना। अब इनके अंदर जो म्यूटेशन इन्वॉल्व है वो है JAK2 काइनेज। अच्छा, JAK2 काइनेज क्या है, इसे इसका पूरा नाम है जानस काइनेज। ये एक आप कह लें एंजाइम है, क्या करता है, ये डिफरेंट प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व करता है। वो प्रोटीन्स सेल की प्रोलिफरेशन के अंदर हेल्प कर सकती हैं, वो सेल की क्या उसका नाम है सर्वाइवल के अंदर हेल्प कर सकते हैं। इस तरीके से जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन उनकी फॉस्फोराइलेशन करवा के उनको एक्टिव करेगा और एज रिजल्ट आप कह सकते हैं सेल की जो प्रोलिफरेशन का प्रोसेस है, सेल की जो डिवीजन का प्रोसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एज रिजल्ट जानस काइनेज म्यूटेशन जब माइलोइड लीनिएज के सेल के अंदर क्या आ गई, JAK2 काइनेज म्यूटेशन आ गई तो क्या होगा, उनकी एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट होगी और जिसे हम क्या कहेंगे पॉलीसाइथीमिया वेरा। क्योंकि इस जब JAK2 काइनेज म्यूटेशन हो और जो इंक्रीज़ होने वाले सेल हैं वो आरबीसीज बहुत ज़्यादा हों तो फिर हम इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉलीसाइथीमिया वेरा। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर की तरफ। क्लिनिकल फीचर को याद करने का सिर्फ एक तरीका, आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि इसके अंदर जो ब्लड है उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। ब्लड की विस्कोसिटी का मतलब ब्लड की थिकनेस आप कह लें या आप रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो कह लें, क्योंकि जब भी जो ब्लड सेल हैं वो इंक्रीज़ होते हैं तो ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर आरबीसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज़ होने से क्या होगा, एक तो हो जाएगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड का विस्कोसिटी की वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो डिक्रीज़ होगा, ब्लड की जो फ्लो की स्पीड है बहुत ज़्यादा कम होगी, ब्लड जो है वेन में एक्युमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है। फिर जब ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा है, ब्लड का फ्लो कम हो गया, इसकी वजह से ब्लड की जो सप्लाई है डिफरेंट आर्गन्स तक वो कम हो जाएगी। अगर उन आर्गन में हाइपोक्सिया की कंडीशन होना शुरू हो जाएगी और फाइनली सब टाइम क्या होता है कि जो स्मॉल वेसल है वो अक्लूड हो जाती हैं, वो स्मॉल वेसल बिल्कुल अक्लूड हो जाती हैं। इस अक्लूजन की वजह से क्या हो सकती है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, क्योंकि जो हमारी रेटिना है उस तक सिर्फ और सिर्फ एक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, जिसे कहते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। अच्छा, अब अगर ये आर्टरी एक्लूड करके तो आज तक जो है ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी और एज रिजल्ट क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में एक क्या है, ब्लाइंडनेस, और दूसरी क्या है, दूसरा एक साथ और चीज़ लिखी हुई हेडिक की वजह से होगा, क्योंकि जब ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी तो इट कैन लीड टू हेडिक एंड ब्लाइंडनेस भी हमने डिस्कस करा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो गया। फिर इसके अलावा एक दो और फीचर है लिखा हुआ है फ्लश्ड फेस ड्यू टू कंजेशन। अब कंजेशन का मतलब ये है कि ब्लड एक तो ऑलरेडी उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी, जिसकी वजह से वेजो डायलेशन भी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड जो है वो उनकी जो क्या उसका नाम है ब्लड पूल अप होना शुरू हो गया और क्या होगा, ब्लड का पूल अप होना होगा, वेजो डायलेशन होगी और ब्लड का जो वॉल्यूम है वेसल के अंदर इंक्रीज़ होना शुरू होगा, जिसकी वजह से फ्लश्ड फेस
की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो वेन के वेसल के अंदर वो इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से फर्स्ट फेज ड्यू टू कंडीशन का उन्होंने लिखा हुआ है। फिर इसके अलावा लिखा हुआ है इचिंग। अच्छा, इचिंग की भी जो मेन रीज़न है वो यही है कि ब्लड का जो वॉल्यूम है वेसल के अंदर वो इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से इचिंग की कंडीशन होती है। अच्छा, जिस तरीके से हमने क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया को डिफरेंशिएट किया रिएक्टिव ल्यूकोमाइड से, इस जो रेड ब्लड सेल इंक्रीज़ होना है ये भी एक और कंडीशन के अंदर रेड ब्लड सेल इंक्रीज़ होती हैं, जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया। अब हमने इन दोनों कंडीशन को भी डिफरेंशिएट करना है। अब रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया भी डिफरेंट रीजन हो सकती है। समटाइम ये होता है कि हाइपोक्सिया की कंडीशन है, हायर एल्टीट्यूड है, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल है इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। कोई भी डिजीज़ हो सकता है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल का होना इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, तो रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया की कहीं भी कुछ भी रीज़न हो सकती है। अब हमने इन दोनों कंडीशन को डिफरेंशिएट कैसे करना है। जो होता है पॉलीसाइथीमिया वेरा, उसके अंदर जो एरिथ्रोपोइटिन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ होता है, वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। फिर इसके अलावा जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो भी नॉर्मल होती है, ठीक है। लेकिन पॉलीसाइथीमिया जो रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया है वो अगर तो हायर एल्टीट्यूड की वजह से हो रहा है, यानी कि आप हायर एल्टीट्यूड पे गए और वहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटेड थी, तो इस कंडीशन को अडॉप्ट करने के लिए बॉडी क्या करेगी, एरिथ्रोपोइटिन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर देगी। एरिथ्रोपोइटिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से रेड ब्लड सेल जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और चूँकि हायर एल्टीट्यूड है इसकी वजह से ऑक्सीजन का जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो भी कम हो जाएगी। तो हायर एल्टीट्यूड की वजह से जो रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया होगा उसके अंदर एरिथ्रोपोइटिन का लेवल इंक्रीज़ होगा और ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है वो भी डिक्रीज़ होगी। जबकि आपको पता है कि जो पॉलीसाइथीमिया वेरा है उसके अंदर जो दोनों चीज़ें हैं वो ये नॉर्मल होगा, एरिथ्रोपोइटिन डिक्रीज़ होगी। फिर इसके अलावा अगर इसके अलावा जो रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया है उसकी एक और भी रीज़न हो सकती है कि बॉडी के अंदर जो एक्टोपिक यानी कि एक्सेसिव जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो गई है इसकी एरिथ्रोपोइटिन की एक्सेसिव प्रोडक्शन स्टार्ट होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आप रेड ब्लड सेल तो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन जो सैचुरेशन वो नॉर्मल ही होगी, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑलरेडी नॉर्मल थी, जस्ट एरिथ्रोपोइटिन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो इन दो कंडीशन के अंदर भी क्या हो सकता है, आरबीसीज का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन ये पॉलीसाइथीमिया वेरा की कंडीशन नहीं है। तो इस तरीके से हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम इसकी थर्ड टाइप है इसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोथीमिया। नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर थ्रोम्बोसाइट है, यानी कि आप प्लेटलेट्स कह रहे हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ऑल जो माइलोइड लीनियर सेल है वो होगा, स्पेशली कौन से सेल इंक्रीज होंगे, प्लेटलेट्स इंक्रीज होंगे। अच्छा, इसके अंदर जो म्यूटेशन इन्वॉल्व है वो क्या है, JAK2 काइनेज। सो और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्या होगा, JAK2 काइनेज म्यूटेशन की होने की वजह से माइलोइड लीनियर के जो सेल है वो इंक्रीज होंगे, स्पेशली थ्रोम्बोसाइट इंक्रीज होंगे। फिर इसके बाद आते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। क्लिनिकल फीचर्स में जो मेन फीचर है वो है क्या है, ब्लीडिंग या थ्रोम्बोसिस। अब ब्लीडिंग की वजह ये है क्योंकि जो प्लेटलेट्स जो इंक्रीज हो गए हैं वो क्या हो सकता है, वो डिसफंक्शनल हो सकते हैं। फिर इसके अलावा इस कंडीशन के अंदर समटाइम जो वान विलिब्रेंट फैक्टर है वो भी डिक्रीज होता है, तो इसकी वजह से जो प्रॉपर क्लॉटिंग है, जो कोगुलेशन का प्रोसेस है वो हो नहीं पाता, जिसकी वजह से ब्लीडिंग और थ्रोम्बोसिस का जो रिस्क है वो मौजूद होता है। एक और जो वर्थ मेंशनिंग बात वो ये है कि स्टार्ट में मेंशन किया था कि माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के अंदर हाइपरयूरेमिया गोल्ड का जो चांस है वो इंक्रीज होते हैं। फिर इसके अलावा मायरोफाइब्रोसिस और ट्रांसफॉर्मेशन टू एक्यूट ल्यूकेमिया वो भी होता है, लेकिन इसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोथीमिया के अंदर ये जो चांसेस है ये कम होते हैं। इसकी वजह ये है कि हाइपरयूरेमिया और क्या उसका नाम है दूसरी जो गोल्ड कंडीशन है उसके कम होने की वजह ये है क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जो टर्नओवर है सेल का वो कम होता है, इसके अंदर जो सेल की डिस्ट्रक्शन है वो कम होती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता। इसी तरीके से जो मायरोफाइब्रोसिस है उसके भी चांसेस एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोथीमिया के अंदर कम होते हैं। अब आते हैं इसकी जो लास्ट टाइप है उसकी तरफ। लास्ट टाइप इसकी है माइलोफाइब्रोसिस। इसको याद रखना है, माइलोफाइब्रोसिस। अच्छा, माइलोफाइब्रोसिस के अंदर वो पहले वही बात, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ माइलोइड लीनियर सेल, स्पेशली इसके अंदर मेगा कैरियोसाइट्स। अच्छा, अब मेगा कैरियोसाइट्स इंक्रीज हो गए, स्पेशली कौन से सेल इंक्रीज हो रहे हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। इसके अलावा जो वाइट ब्लड सेल हैं वो भी इंक्रीज हो गए, लेकिन जो और भी चीज़ें वो नॉर्मल ही होते हैं, वो इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं होते माइलोफाइब्रोसिस के अंदर। मेगा कैरियोसाइट्स स्पेशली इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं प्लेटलेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन वाइट ब्लड सेल भी साथ इंक्रीज हो सकती हैं, लेकिन और भी चीज़ नॉर्मल क्या होती हैं, नॉर्मल ही होते हैं। अच्छा,
ये भी किसकी वजह से JAK2 काइनेज म्यूटेशन की वजह से। 4 हमने डिसऑर्डर पढ़े जिनमें से जो पहली थी वो ट्रांसलोकेशन 922 की वजह से हो रही थी, बाकी जितनी भी हैं वो JAK2 काइनेज म्यूटेशन की वजह से हो रही है। और जो JAK2 काइनेज म्यूटेशन है ये इन माइलोइड लीनिएज सेल के अंदर हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका जो नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। और जो फिर हम स्पेसिफिक टाइप पढ़ रहे हैं उसके अंदर JAK2 काइनेज म्यूटेशन की वजह से वो वाली जो स्पेसिफिक सेल हैं वो ही इंक्रीज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब समटाइम इसके अंदर माइलोफाइब्रोसिस के अंदर फाइब्रोसिस हो सकती है, क्योंकि जो मेगा कैरियोसाइट है वो प्रोड्यूस करते हैं प्लेटलेट्स ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, और प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर बोन मैरो की फाइब्रोसिस करवा सकती हैं। बोन मैरो की फाइब्रोसिस की वजह से क्या होगा, जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है उनका जो फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा, यानी कि वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियली तो क्या हो रहा है, मेगा कैरियोसाइट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो प्लेटलेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, वाइट ब्लड सेल इंक्रीज हो रहे हैं, रेड ब्लड सेल नॉर्मली है। लेकिन जब बोन मैरो की फाइब्रोसिस हो जाएगी तो फिर ये सारे जो लेवल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, फिर वाइट ब्लड सेल भी डिक्रीज हो जाएंगे, प्लेटलेट्स भी डिक्रीज हो जाएंगी, और आरबीसी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो चुकी है। तो इसी बेस पर इसके क्लिनिकल फीचर्स में लिखा हुआ है इन्फेक्शन इस वजह से, क्योंकि रेड ब्लड जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो गए हैं, और ब्लीडिंग थ्रोम्बोसिस क्योंकि प्लेटलेट्स जो हैं वो कम होना शुरू हो गया। फिर इसके अलावा लिखा हुआ है स्प्लीनोमेगली की वजह यह है क्योंकि बोन मैरो के अंदर तो ब्लड की प्रोडक्शन स्टॉप हो गई है। अब ये जो ब्लड की जो प्रोडक्शन है यानी कि हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस है वो स्प्लीन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से स्प्लीनोमेगली की जो कंडीशन है वो भी डेवलप हो जाएगी। अब हम इन सारी जो टाइप्स हैं जल्दी से बुक से और इसका जो रिव्यू कर लेते हैं। माइलोफाइब्रोसिस प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स का बेसिक प्रिंसिपल नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर सेल्स ऑफ माइलोइड लीनिएज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिजीज ऑफ लेट एडल्टहुड मेंशन किया गया। फिर इसके अलावा इसके अंदर क्या वाइट ब्लड सेल जो है वो काउंट इंक्रीज होता है विद हाइपर सेलुलर बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो के अंदर जो सेल है उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई है। फिर इसके अलावा सेल्स ऑफ ऑल सेल्स ऑफ माइलोइड लीनिएज वो इंक्रीज हो गया, जिसके अंदर मैंने सारे मेंशन किया, WBC हो सकते हैं, RBC हो सकते हैं, प्लेटलेट्स, वो सारे के सारे जो सेल है वो इंक्रीज होंगे। अच्छा, और जो क्लासिफिकेशन है वो किसकी बेस पर है, डोमिनेंट माइलोइड सेल्स प्रोड्यूस, ऑलरेडी मेंशन कर चुका है। फिर इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन वही हाइपर यूरेसीमिया एंड गोट हो गया। फिर इसके अलावा प्रोग्रेशन टू बोन मैरो फाइब्रोसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एक्यूट ल्यूकेमिया, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। फिर इसके बाद आता है इसके पहले टाइप क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के अंदर क्या है, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर माइलोइड सेल स्पेशली ग्रैन्युलोसाइट्स एंड देयर प्रिकर्सर बेसोफिल सेल आर आल्सो कैरेक्टरिस्टिकली इंक्रीज्ड। जो रीज़न है वो ट्रांसलोकेशन 922 है, वही आ गया। फिर इसके अलावा इसका जो ट्रीटमेंट है वो मैंने ट्रीटमेंट वही है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं वो जो, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के अंदर ट्रांसलोकेशन की वजह से जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। हमने क्या करना है, हमने ड्रग्स देख के टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को ब्लॉक कर देना है। अच्छा, फिर इसके अलावा स्प्लीनोमेगली इसके अंदर कॉमन होती है, और ट्रांसफॉर्म टू एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। फिर इसके अलावा हमने से डिस्टिंग्विश करना है रिएक्टिव ल्यूकोमाइड कंडीशन से, और वो किस तरीके से करना है, क्योंकि ये वाली जो सेल है उनके अंदर जो ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है वो नेगेटिव होगा। फिर इसके अलावा बेसोफिल सेल इंक्रीज़ होंगे जो कि ल्यूकोमाइड रिएक्शन के अंदर इंक्रीज होता है। फिर जो क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया इसके अंदर ट्रांसलोकेशन भी देखी गई है, जो कि रिएक्टिव ल्यूकोमाइड के कंडीशन के अंदर नहीं होती। पॉलीसाइथेमिया वगैरह नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर माइलोइड सेल स्पेशली RBC, इसके अलावा ग्रैन्युलोसाइट प्लेटलेट्स भी इंक्रीज हो रही हैं, वही JAK2 काइनेज म्यूटेशन हो रही है। सिम्टम हाइपर विस्कोसिटी या ब्लड पर डिपेंड करते हैं, और वही ब्लरी विजन एंड हेडेक एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों होती है। फिर इसके अलावा इंक्रीज रिस्क फॉर वेनस थ्रोम्बोसिस वही बता चुका हूँ क्यों हो रही है। फिर इसके अलावा फ्लश्ड फेस ड्यू टू कंजेशन, इसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इचिंग की कंडीशन स्पेशली आफ्टर बाथिंग, मतलब ये है क्योंकि जब बाथिंग की वजह से क्या होता है, जब हम शावर लेते हैं तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है, उस टेम्परेचर चेंज क्या वो इसको ट्रिगर करता है इचिंग को। अच्छा, ट्रीटमेंट किया है फ्लिबोटोमी में हम क्या करते हैं, हम ब्लड हम जो कोई ब्लड है वो बॉडी से निकालते हैं, यानी खुद अपनी मर्जी से हम ब्लड को कम करते हैं, ब्लड लेवल को कम करते हैं, क्योंकि पॉलीसाइथेमिया वगैरह के अंदर क्या हुआ है कि हाइपर विस्कोसिटी की वजह से जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है वो पूल होना शुरू होगा। सेकंड लाइन ट्रीटमेंट किया है हाइड्रोक्सीयूरिया। एक तो हमने इसका सिकल सेल एनीमिया के अंदर पढ़ा था, ये क्या करता है, HbF प्रोड्यूस करता है। फिर इसके अलावा ये क्या करता है, सेल की जो समझना एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है, जो सेल की जो डिवीजन है वो उसे नहीं होने देता, तो इसकी वजह से ये एपोप्टोसिस के लिए हेल्प कर देता है। अच्छा, विदाउट ट्रीटमेंट डेथ विल अकर विद इन 1 ईयर। फिर इसके बाद आती है डिस्टिंग्विश हमने करना है रिएक्टिव पॉलीसाइथेमिया वगैरह से, वो किस तरह का करना है, क्योंकि पॉलीसाइथेमिया वगैरह के अंदर एरिथ्रोपोएटिन का लेवल क्या है वो डिक्रीज होते हैं, SA2 जो सैचुरेशन है वो नॉर्मल होती है, जबकि पॉलीसाइथेमिया वगैरह अगर हाई एल्टीट्यूड की वजह से और लंग डिजीज की वजह से तो SaO2 तो लो होगा और एरिथ्रोपोएटिन इंक्रीज होगा, और अगर एक्टोपिक एरिथ्रोपोएटिन की प्रोडक्शन हो रही है तो
एरिथ्रोपोएटिन का लेवल तो हाई होगा, लेकिन SaO2 जो है वो सेचुरेशन जो ऑक्सीजन की वो नॉर्मल होगी। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोथीमिया, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, मैच्योर माइलॉइड सेल स्पेशली प्लेटलेट्स वही आ गया। रेड ब्लड सेल एंड ग्रेन्युलोसाइट्स आर आल्सो इंक्रीज। JAK2 काइनेज म्यूटेशन इन्वॉल्व है। सिम्टम वही ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसिस और इनके जो रिस्क हैं वो कम होते हैं, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। माइलोफाइब्रोसिस, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर माइलॉइड सेल स्पेशली मेगाकैरियोसाइट्स, JAK2 काइनेज म्यूटेशन इन्वॉल्व है। और ये क्या होता है, मैरोफाइब्रोसिस की तरफ लीड कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्प्लीनोमेगली होगी, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोसिस, यानी कि जो मेटापोसिस का प्रोसेस है वो स्प्लीन के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्वेलिंग हो जाती है। फिर इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टिक स्मीयर, इसके अंदर क्या होते हैं, टीयर ड्रॉप जो RBC हैं, टीयर शेप जो RBC है वो हमें नज़र आते हैं। फिर इसके अलावा न्यूक्लिएटेड RBC नज़र आ सकते हैं और इमेच्योर ग्रेन्युलोसाइट नज़र आते हैं। इंक्रीज रिस्क फॉर इन्फेक्शन ड्यू टू डिक्रीज WBCs, थ्रोम्बोसिस प्लेटलेट की वजह से हो रहा है, और ब्लीडिंग जो है वो भी प्लेटलेट की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।